हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार गौरव और गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का एक और नया टॉपिक मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फटाफट आइए जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहां से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजास्टर यानी आपदा होती क्या है? तो सर देखिए, ग्लोबल यानी वर्ल्ड वाइड लेवल पर UNISDR यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा आपदा की परिभाषा, आपदा की डेफिनेशन डिसाइड की गई ऑन द वर्ल्ड वाइड लेवल यानी वैश्विक स्तर पर। जबकि हमारे देश भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा डिजास्टर यानी आपदा की परिभाषा तय की गई। UNISDR ये आपदा बताता है कि डिजास्टर यानी आपदा होती क्या है। तो इसके अनुसार किसी भी समुदाय, कम्युनिटी या समाज के सुचारू रूप से कार्य करने में एक ऐसी गंभीर बाधा जो व्यापक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति उत्पन्न करती है, जिसके प्रभावों से निपटना समाज द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए संभव नहीं होता है, तो उसे आपदा कहा जाता है। और सर प्रेजेंटली इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रांस के जंगलों में लगी हुई आग। आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो फ्रांस के जंगलों में जो आग लगी है उसके लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को फोन किया है और कहा है कि हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे। यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा आपदा कुछ इस तरह डिसाइड की गई है कि कोई भी ऐसी बाधा या कोई भी रुकावट जो व्यापक फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एनवायरमेंटली कोई ऐसा डिजास्टर क्रिएट करती है जो कि समाज के सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए उसे रोक पाना संभव नहीं है, तो इसे आपदा कहा गया है। लेकिन सर दूसरी तरफ देखिएगा, किसके द्वारा? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार आपदा क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में होने वाली तबाही, दुर्घटना या गंभीर घटना जो कि प्राकृतिक उथल पुथल या मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है तथा जिसके परिणाम स्वरूप जान माल की अत्यधिक हानि होती है अथवा पर्यावरण का क्षरण होता है, तो उसे आपदा कहा गया है। अब देखिएगा प्राकृतिक घटना, तो प्राकृतिक घटना में भुज में आए भूकंप को हम कैसे भूल सकते हैं? साउथ इंडिया में अंडमान निकोबार में आई सुनामी को हम कैसे भूल सकते हैं? उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं को हम कैसे भूल सकते हैं? लैंडस्लाइडिंग को हम कैसे भूल सकते हैं? ये सब क्या है? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और दूसरी मानवीय गतिविधियों के द्वारा भोपाल गैस त्रासदी कांड को हम किस तरह भूल सकते हैं? मुंबई अटैक को हम कैसे भूल सकते हैं? तो सर हम आपको बता रहे थे ऐसी कोई एक्टिविटी जो प्राकृतिक या मानवीय आधार पर अत्यधिक हानि पहुंचाती हो, पर्यावरण को हानि पहुंचाती हो, उसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आपदा घोषित किया है। और देखिएगा प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक जो डिजास्टर होती है, जो आपदा होती है, वो दो प्रकार की होती है। आपदाओं का वर्गीकरण,
क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, जो नेचर के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा हमें दे दी गई हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा, और जो मानव ने खुद खड़ी कर ली हैं उन्हें कहते हैं कृत्रिम आपदा या आर्टिफिशियल डिजास्टर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उन्हें 3-4 पार्ट में बांटा जाता है। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे वायुमंडलीय बर्फानी तूफान, बर्फ का घोर तूफान, ये वायुमंडलीय। क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरह आता है कि बर्फानी तूफान ये किस तरह की प्राकृतिक आपदा है, तो ये वायुमंडलीय आपदा है। जैसे तड़ित झांझ या तड़ित, यानी इसे कहते हैं आकाशीय बिजली। बहुत बार ऐसा होता है कि क्या होता है, बादल आपस में टकराते हैं और इसकी वजह से स्काई लाइट यानी आसमानी बिजली पृथ्वी तक पहुंच जाती है और ये बड़े लेवल पर मानव को हानि पहुंचाती है। फिर उसके बाद टर्नेडो, जैसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो गए, खूब सारे चक्रवात हर साल आते हैं और खूब सारे हर साल चक्रवात आते हैं और बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। और जैसे सूखा हो गई, जैसे इस बार बारिश कम हुई है, सूखा हो गई, जैसे कर्कापात हो गई, यानी जिस तरह से ओले वृष्टि कह सकते हैं उस तरह की हो गई। फिर उसके बाद पाला हो गया, लू हो गया, शीतलहरी हो गई। ये सब वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा हैं। भौमिक यानी जमीन, लैंड, लैंड के द्वारा भूकंप। सर आप बताइए नेपाल में भूकंप कैसा रहा? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी आप देखिएगा जापान या पैसिफिक ओशियन की बेल्ट जो है वहां अक्सर भूकंप आते, वो ज्वालामुखी आते रहते हैं और कितना नुकसान पहुंचा देते हैं ये। फिर भूस्खलन, लैंड स्लाइडिंग, अरे उत्तराखंड के हमारे भाई बहन इसी से कितना तबाह हो जाते बार बार। जैसे हिमस्खलन या हिमघाव यानी बर्फ के किसी ग्लेशियर का बहना, और अवतलन मतलब मृदा का धंसना या मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन मतलब होता है लैंड इरोशन। मृदा अपर्दन मतलब मिट्टी का, उपजाऊ मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। फिर जलीय यानी ड्यू टू द वाटर, जैसे बाढ़ आना। बिहार में लोग पूरे साल अपना घर बनाते हैं और एक कोसी नदी में छोटी सी बाढ़ आती है, सब तबाह हो जाता है। दूसरा ज्वार भाटाओं का आना है, जो समुद्र के किनारे का एरिया है पूरा तबाह हो जाता है। महासागरीय धाराएं, तूफान और सुनामी, ये क्या है? ये जलीय आपदाएं सर। जैविक, जैविक मतलब जो जंतुओं के द्वारा क्रिएट कर दी जाती हैं, जैसे टिड्डियां इत्यादि। फिर जैसे फफूंद, बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि। अरे हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जैविक में कोविड देख लीजिए ना आप। कोविड ने पूरी दुनिया को आर्थिक तौर पर बर्बाद कर दिया, कितने लोगों के परिवार खत्म हो गए। ये सब क्या हैं? ये जैविक आपदाएं हैं। ये तो कौन सी हो गई? प्राकृतिक आपदाएं। अब मानव के द्वारा, मानव भी बहुत सारे काम ऐसे कर लेता है जिसकी वजह से खूब सारी आपदाएं आती हैं। जैसे केमिकल डिजास्टर, भोपाल गैस त्रासदी क्या है सर? केमिकल डिजास्टर ही तो है, जिसमें क्या हुआ, रासायनिक गैस का रिसाव हुआ और इतने लोग मारे गए। जैविक आपात स्थिति, बहुत सारे लोग कहते हैं
कि कोविड जो है ना वो चाइना की एक लैब से लीक हुआ है। अगर ये बात सही हो जाती है तो ये जैविक आपात स्थिति है। जैविक हथियारों का भी प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति। सर देखिएगा अभी क्या परमाणु, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी, अगस्त चल रहा है, 9 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया गया, परमाणु बम गिरा दिया गया, जापान अब तक तबाह बैठा हुआ उसकी वजह से। क्लाइमेट इमरजेंसी, आप देखिए दिल्ली में इस साल पहली बार स्कूलों को बंद करना पड़ा क्योंकि वहां स्मॉग बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ये किसकी वजह से हुआ? मानव की वजह से हुआ। और शहरी बाढ़, अर्बन फ्लडिंग, ये तो बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन है। शहरी बाढ़ सर मैं आपको बताऊं, शहर में लोग इतना ज्यादा कचरा कर देते हैं कि शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ओवरफ्लो हो जाता है और शहर में क्या हो जाती है? बाढ़ आ जाती है। ये सब क्या है? ये कृत्रिम आर्टिफिशियल डिजास्टर हैं। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, आगे देखते कि योकोहामा रणनीति या योकोहामा पॉलिसी क्या है। सबसे पहले हम आपको एक बात बताएंगे, वो ये कि योकोहामा पॉलिसी किससे रिलेटेड है या योकोहामा स्ट्रेटजी किससे संबंधित है। तो आप समझिएगा ये आपदा न्यूनीकरण यानी रिडक्शन ऑफ डिजास्टर रिडक्शन से रिलेटेड है योकोहामा स्ट्रेटजी। अब देखिएगा इसमें क्या है, बहुत आसान सी बात है सर, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे से समझिएगा। होता यह है, देखिएगा कितनी आसान सी चीज है। होता यह है कि 23 से 27 मई 1994 को जापान के योकोहामा शहर में एक सम्मेलन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस, और इसका सब्जेक्ट था नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यानी प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण। अब जरा सुनिएगा, इस बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति बहुत ज्यादा हुई है और इसलिए हमें समाज को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और इसमें फिर यह स्वीकार किया गया कि ये आपदाएं विकासशील देशों के गरीब और साधनहीन समुदाय को अधिक प्रभावित करती हैं क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बैठक में एक दशक में तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति अपनाई गई और इसे योकोहामा रणनीति कहा गया। इस स्ट्रेटजी में क्या था? तो देखिएगा, पहले यह था कि हर देश की जिम्मेदारी है कि वो प्राकृतिक आपदा से अपने देश के नागरिकों की रक्षा करे। अच्छा, वेरी गुड। दूसरा, ये विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित और चारों ओर से लैंड लॉक्ड देशों तथा छोटे विकासशील देशों पर अग्रतापूर्वक ध्यान देगा। ये फिर जहां भी ठीक समझा जाएगा वहां आपदा से बचाव, निवारण, तैयारी के लिए राष्ट्र स्तर पर कानून बनाकर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा और इस कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठन भी बनाए जा सकते हैं। यह उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय
और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। ये योकोहामा स्ट्रेटजी थी जो कि आपदा न्यूनीकरण से संबंधित थी और इसमें यह था कि प्रत्येक नागरिक, अब प्रत्येक देश का यह कार्य होगा कि वो अपने नागरिकों को आपदा से बचाए, आपदा के समय उनका ध्यान रखे और विकासशील देश जो हैं, जो अभी विकास की ओर बढ़ रहे हैं, वो स्पेशली इस पर ध्यान देंगे। अच्छा, अब हमारे देश की बात करते, भारत की बात करते, एक सेकंड रुकिएगा। हमारे देश में देखिए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, यानी जो नेचुरल डिजास्टर हैं, उन्हें जो है वो कितने पार्ट में, 6 पार्ट में बांटा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला है अर्थक्वेक, दूसरा है सुनामी, तीसरा है चक्रवात, चौथा है बाढ़, फिर सूखा और फिर भूस्खलन। अब सुनिएगा, सबसे पहले अर्थक्वेक की बात करते हैं। सर, अर्थक्वेक की बात करने से पहले अर्थक्वेक की ही बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, अर्थक्वेक एक प्राकृतिक घटना है और मैं आपको बताऊं, अर्थक्वेक का एक सबसे बड़ा कारण ज्वालामुखी है। वैसे क्या कारण है इस पर न डिस्कस करके, जब अर्थ के अंदर क्या होता है, इस तरह का वाइब्रेशन होता है, तरंगें उत्पन्न होती हैं, यही तरंगें, यही कंपन अर्थ पर भूकंप कहलाता है। सर, ये जहां से स्टार्ट होता है उसे भूकंप केंद्र या फोकस या मूल कहा जाता है और ये पृथ्वी पर जहां सबसे पहले महसूस होता है उस जगह को एपी सेंटर कहा जाता है, उस जगह को एपी सेंटर कहा जाता है। और फिर भूकंप की तरंगें इस तरह आगे बढ़ती हैं जिन्हें सीस्मिक वेव्स कहा जाता है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और सुनिएगा, हमारे देश भारत को टोटल 4 भूकंप जोन में बांटा गया है। भारत में 4 भूकंप क्षेत्र हैं, 2nd, 3rd, 4th और 5th। मैं आपको बता दूं, पहले हमारे देश में 6 भूकंप जोन थे, बाद में 1st और 2nd को या 1st वाले को 2nd में मर्ज कर दिया गया। भारत में भूकंप के 4 जोन हैं, जो भूकंपीय गतिविधियों से संबंधित वैज्ञानिक इनपुट, भूतकाल में आए भूकंप के आधार पर एवं क्षेत्र की विवर्तनिक संरचना को ध्यान रखते हुए विभाजित किए गए हैं। इससे पूर्व भूकंप के क्षेत्रों की संख्या 5 थी, मैं माफी चाहूंगा 5 थी, लेकिन 1st वाले को 2nd में ही मर्ज कर दिया गया है। वैसे आप ये याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS भूकंपीय संकट के नक्शे और कोड प्रकाशित करने की एक आधिकारिक एजेंसी है। यही भूकंप से संबंधित नक्शे और कोड जो है वो रिलीज करती है। देखिए, हाँ, कोड रिलीज करती है। अब देखिएगा, अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लायबल टू सीस्मिक हैजार्ड डैमेज, यानी 59% एरिया पर, भारत के 59% एरिया पर भूकंप का खतरा बना हुआ है। और जो ये जोन है, पहला 2nd जोन, ये लो रिस्क वाला जोन है और इसमें भूकंप का बहुत कम रिस्क है। और इसमें जैसे ये यहां आपका राजस्थान का एरिया, पंजाब के एरिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश
और इन एरियाओं को इसमें रखा गया। लो रिस्क जोन है, ये वाला भी लो रिस्क जोन है, ये वाला भी लो रिस्क जोन है। फिर जोन थर्ड में मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, और ये आपका येलो वाला एरिया है। और आप अपना एरिया ढूंढ सकते हैं कि आप कौन से जोन में आ रहे हैं। फिर उसके बाद फिर जोन फोर्थ है हाई रिस्क जोन, और ये कौन सा है, तो ये जो है ये जो है ऑरेंज कलर का है। और जम्मू कश्मीर वाला एरिया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, हिमालय की नेपाल की तराई वाला एरिया हो गया, ये सारा एरिया जो है वो जोन फोर्थ में है। और जोन फिफ्थ ये वेरी हाई रिस्क जोन है। जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, जैसे आपका ये बिहार वाला एरिया हो गया, यहां हिमाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया, ये गुजरात वाला एरिया, ये हाई रिस्क एरिया है, ये अर्थक्वेक में हाई रिस्क एरिया है। अब सुनिए जरा, इधर देखिएगा। देखिए, भूकंप को या किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोक पाना ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। विकल्प यही है कि इसे रोकने के बजाय इस आपदा की तैयारियां और इससे निपटने पर जोर दिया जाए। और इसके लिए इंडिया क्विक नामक ऐप लॉन्च किया गया है। इंडिया क्विक ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लोगों को भूमि अथवा जल से संबंधित प्राकृतिक खतरों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। भूकंप की घटना के पश्चात स्थान एवं समय के आधार पर पैरामीटर स्वचालित प्रसार हेतु राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस ऐप को विकसित किया है, जिसके माध्यम से भूकंप से संबंधित जानकारियां समय पर प्रसारित की जा सके। हमारे देश में क्योंकि उत्तराखंड राज्य में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, इसीलिए उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने भूकंप अलर्ट नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भूकंप अलर्ट नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसने भूकंप अलर्ट नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन अगला देखते हैं, और अगला क्या है, भारत में दूसरी प्राकृतिक आपदा जो है वो है सुनामी। सुनामी देखिए, पहले से आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो जरूर होगा कि सुनामी होती क्या है, और इसके लिए हम थोड़ा सा इस मैप को देखना चाहेंगे, इस मैप का अध्ययन करना चाहेंगे। देखिएगा, सुनामी एक्चुअली होती क्या है। भूकंप की वजह से समुद्र की सतह में बदलाव आता है। भूकंप की वजह से समुद्र की सतह में बदलाव आता है, जिससे पानी की ऊंची लहरें पैदा होती है। और जब यही लहरें क्या हो जाती हैं, जब यही लहरें तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाती हैं और धीमी हो जाती हैं, तो यही क्या कहलाता है, सुनामी। और इनकी स्पीड, ये विशाल लहरें 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लहरें चलती हैं, और इन्हें ही कहा जाता है सुनामी। आइए डिस्कस करते थोड़ा सा सुनामी को। सुनिएगा, देखिएगा, जापान में सुनामी को हार्बर वेव कहा जाता है, जिसे भूकंपीय समुद्री लहर के रूप में भी जाना जाता है। यह जल में उठने वाली तरंगें हैं जिनका तरंग दैर्घ्य यानी स्पीड बहुत अधिक होती है। ये प्राय भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी, जब सागर में ज्वालामुखी आ जाए
तब उसके कारण समुद्र तल में अचानक हुए विस्थापन के द्वारा उत्पन्न होती हैं। अधिकांश विनाशकारी सुनामी बड़े भूकंप से उत्पन्न होती हैं, जो प्राय भूगर्भों की प्लेट टकराने के स्थान पर भ्रंश रेखा फॉल्ट लाइन के पास उत्पन्न होते हैं। ये सुनामी का सबसे बड़ा कारण होता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में भूकंप के परिणाम स्वरूप आई सुनामी ने भारत पर विनाशकारी प्रभाव डाला और इससे सबसे ज्यादा दो क्षेत्र, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी तट, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। और देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विनाश से बचने के लिए संयुक्त प्रयास के माध्यम से संबंधित उपाय उपलब्ध हैं। भारत ने 2004 में सुनामी की आपदा के बाद अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम में सम्मिलित होकर आवश्यक सुधार का क्रियान्वयन किया है, ताकि क्या हो सके, सुनामी से संबंधित कंट्रोल पे नियंत्रण किया जा सके। अब सागरवाणी ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और देखिएगा, इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर भी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। और यह सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म है जो समुद्री जानकारी के प्रसार, संभावित मत्स्य पालन क्षेत्र एडवाइजरी, महासागर राज्य पूर्वानुमान, राज्य मार्ग चेतावनी, सुनामी की चेतावनी के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है। सुनामी से संबंधित चेतावनी के लिए ये एप्लीकेशन काम करता है। लास्ट हमने एप्लीकेशन कौन सा पढ़ा था? क्विक एप्लीकेशन। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन कहां लॉन्च किया गया? उत्तराखंड राज्य में। अब देखिएगा, फिर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मतलब क्या है? एक सेकंड देखिएगा, हमारे देश के ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट पे ये चक्रवात खूब आते रहते हैं। और सागर में ये लो एयर प्रेशर या हाई एयर प्रेशर की वजह से आते हैं। और देखिएगा, हम लोगों ने पहली क्लास में ही पढ़ा था कि हमारे देश में 6100 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। लगभग तो वो पूरा जोड़ देंगे तो 7516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। और इसकी वजह से 5400 किलोमीटर मुख्य भूमि है, 132 किलोमीटर लक्षद्वीप और 1900 किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पश्चिमी तटों में अरब सागर के अंतर्गत और पूर्वी तटों पर बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत चक्रवात आते हैं। पूर्वी और पश्चिमी, जैसा कि आप जानते, ये ईस्टर्न कोस्ट है, यहां बे ऑफ बंगाल, और ये वेस्टर्न कोस्ट है और यहां अरबिक ओशियन यानी अरब सागर में जो है वो चक्रवात आते हैं। देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आते हैं, इसीलिए जो इधर आपके क्षेत्र हैं जैसे तमिलनाडु हो गए, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और पांडिचेरी हो गया, ये बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और पश्चिमी तट पर एक राज्य है केवल गुजरात, वो प्रभावित है। पश्चिमी का एक क्षेत्र है गुजरात और पूर्व में आपके यहां पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये चारों के चारों राज्य क्या हैं? बहुत ज्यादा प्रभावित है। और मैं आपको बताऊं, जब हमारे देश में मई महीने में क्या हो रहा होता है, भारत में जो है वो एयर प्रेशर लो हो रहा होता है, यानी मई में। और नवंबर में जब एयर प्रेशर ज्यादा हो रहा होता है, तब ऐसे समय में ये चक्रवात जो है, ये साइक्लोन जो है वो ज्यादा आते हैं। ये चक्रवात, ये साइक्लोन जो है वो ज्यादा आते हैं। अब देखिए, इनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एंड लोचशीलता
पर प्रथम सम्मेलन का आयोजन 2020 में किया गया और वो भी नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय एक एजेंडा रखा और इसके तहत कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, ये जो चक्रवात आते हैं उनकी वजह से जो लॉस होता है उसे कम किया जाए। अच्छा, फिर उसके बाद बाढ़। देखिए बाढ़, सर मैं आपको बताऊं, अभी कुछ ही दिन पहले तक हमारे देश का राज्य असम बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। हालांकि आजकल वर्तमान में हमारे देश के उत्तराखंड राज्य में भी एक बाढ़ का क्या है माहौल बना हुआ है। देखिएगा बाढ़ प्राय निर्धारित क्षेत्रों में और 1 वर्ष में अपेक्षित समय के भीतर ही होती है। बाढ़ की घटना आमतौर पर तब होती है जब जल नदी चैनलों की वहन क्षमता से अधिक हो जाए और सतही अपवाह के रूप में प्रभावित होता है। समीप के निचले इलाकों में पानी भर जाता है। कभी कभी झीलों में या अंतरस्थलीय जलीय निकायों में भी ऐसा हो जाता है। देखिए अंधाधुंध वनों की कटाई, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, प्राकृतिक जल निकासी चलनों के साथ छेड़छाड़ और बाढ़ क्षेत्र और नदी तालाबों के उपनिवेशीकरण के कारण या मानवीय गतिविधियों के कारण क्या होता है, बाढ़ आती है। और सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित राज्य कौन सा है? असम, फिर वेस्ट बंगाल और फिर बिहार, ये 3 हैं। हालांकि लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश में भी खूब बाढ़ का माहौल रहा और पंजाब जैसे राज्यों में भी बाढ़ आती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा ये भी थोड़े से जलमग्न हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब मानसून लौट के जा रहा होता है तब आप समझिए बैक मानसून जो है ये कोरोमंडल तटों पे या तमिलनाडु राज्य में बहुत बारिश करता है। बाढ़ असम, पश्चिम बंगाल, मैदानी क्षेत्रों में डूबने जो है वो होता है। हाँ, लेकिन एक चीज और हम आपको बताएं, बाढ़ आती है ठीक है, उससे जैसे तैसे निपट लिया जाएगा, लेकिन बाढ़ के बाद के जो परिणाम होते हैं जैसे हैजा हो गया, अंत्राशोथ हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, दूसरी दूषित जलित बीमारियां फैल जाती हैं और इससे इंसान को काफी हद तक क्या होता है, लॉस होता है, नुकसान होता है। इससे काफी हद तक इंसान को लॉसेस यानी नुकसान होते हैं। अच्छा, अब एक चीज और देखिएगा, हर चीज का नुकसान और फायदे ये दोनों ही, कोई भी चीज जो होती है वो कंप्लीट पैकेज होती है अच्छाई और बुराई का। ऐसा नहीं है कि बाढ़ से सिर्फ नुकसान होता है, लेकिन बाढ़ से कभी कभी क्या फायदा भी होता है। बाढ़ से खेतों में उपजाऊ मृदा लाकर जमा करती है जो फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली या माजुली द्वीप असम का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसमें हर साल क्या होती है, बाढ़ आती है। और इस माजुली द्वीप को हाल ही में असम सरकार के द्वारा जिला भी घोषित कर दिया गया है। फिर उसके बाद बाढ़ के बाद अगला देखते हैं ड्रॉट। ये बाढ़ एरिया है हमारे देश में, बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट वन ड्रॉट, सूखा। देखिए सूखे की स्थिति कब होती है, जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक बाष्पीकरण और जलाशय तथा भूमिगत जल की अत्यधिक प्रयोग से भूजल की कमी हो जाए। देखिए भूजल या किसी भी तरह सूखे की स्थिति होती है, किसी भी तरह से जल का कम हो जाना, इसे सूखा कहते हैं। चाहे वो लंबे समय तक वर्षा न होना
या कम होना, या अत्यधिक बाष्पीकरण हो जाना, या जलाशय और भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाना। वैसे सूखे के प्रकार क्या होते हैं? मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा क्या होती है? जब मौसम ही ऐसा, जैसे इस बार बारिश बहुत कम हुई। कृषि सूखा एग्रीकल्चर में जब हो जाए। जल विज्ञान संबंधी सूखा, पानी पृथ्वी पे कम हो जाए। पारिस्थितिकी संबंधी, जब पूरी परिस्थिति में पूरी इकोलॉजी में पानी की कमी हो तो इसे पारिस्थितिकी सूखा कहा जाता है। भारत के ये एरिया हैं जिनमें जोन 1 जो कि अत्यधिक है। और जोन 1 में कौन सा एरिया आता है? तो जोन 1 में राजस्थान और गुजरात में भी कच्छ के रण वाला क्षेत्र आप देखेंगे। ये कच्छ के रण वाला क्षेत्र ये अत्यधिक सूखा क्षेत्र है। ये अत्यधिक सूखा क्षेत्र है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुनामी, भूस्खलन। भूस्खलन मतलब होता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, पहाड़ों का खिसकना या पूरे पूरे पहाड़ का गिर जाना, पूरे पूरे पहाड़ का गिर जाना। भूकंप या ज्वालामुखी फटने, सुनामी या चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन प्रकृति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और किसी भी पहाड़ का गिरना ये लैंडस्लाइडिंग कहलाती है। अन्य आपदाओं के विपरीत जो आकस्मिक हैं, अनुमेय हैं, वृद्धि स्तर पर दीर्घ या प्राकृतिक कारकों से नियंत्रित होती हैं। भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होता है। इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल है अपितु काफी महंगा भी है, क्योंकि ये लोकल लेवल पे होता है। विश्व की लगभग 30% जो लैंडस्लाइडिंग है वो हिमालय में ही होती हैं। इसके साथ साथ नीलगिरी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में भी होती हैं। और देखिएगा इसकी बारंबारता और इसके घटने के प्रभाव कम करने वाले कारकों जैसे भूविज्ञान, भू आकृति कारक, ढलान, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलित क्षेत्रों में बांटा गया। अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, अधिक सुभेद्यता क्षेत्र, मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र और अन्य क्षेत्र। भूस्खलन के परिणाम, लोगों को क्या दिक्कत होती है भूस्खलन से? कई बार बहुत सारी कृषि बर्बाद होती है, कई बार बहुत सारे लोग पहाड़ के नीचे आ जाते हैं, दब जाते हैं, डेथ हो जाती है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, नेशनल हाईवेज ब्लॉक हो जाते हैं, परिवहन की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। इस तरह से इसके काम होते हैं। अब देखिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो काई से रिलेटेड, जो डिजास्टर को कम करने से संबंधित है। और हम आपको बताएं इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो चेयरमैन हैं वो एक मैं आपको बताऊं अजय, जो हमारे देश के होम सेक्रेटरी, जो गृह सचिव होते हैं, वही क्या होते? इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं अजय भल्ला। और एनडीआरएफ राष्ट्रीय कार्यकारी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, देखिएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। केंद्रीय गृह सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं और अजय कुमार भल्ला जी वो इसके अध्यक्ष हैं। ये पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, समय समय पर नेशनल पॉलिसी बनाते हैं। फिर आता है एनडीआरएफ, और एनडीआरएफ क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये एनडीआरएफ जो है वो आपदा के समय, आपदा सेवा सदैव, आपदा के समय रिस्पांस करने वाला
एक बल है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। और अतुल करवाल वो इसके क्या हैं? वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं। तो ये आपका आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो आप जानते ही हैं ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। फिर उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई? तो कौन सा है? अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा में मालपा भूस्खलन की घटना घटित हुई थी। निम्न में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तो तमिलनाडु में। जब बैक मानसून जाता है तब तमिलनाडु कोरोमंडल के तटों पर बहुत ज्यादा बारिश करता है और हर साल चेन्नई में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। फिर उसके बाद बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो सर बर्फानी तूफान जो है वो एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सुनामी की लहरें जब तट की ओर आती हैं तब जल की गहराई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल की गहराई जो है वो कम होती जाती है। जल की गहराई जब सुनामी की लहरें तट की ओर आती हैं तब जल की गहराई कम होती जाती है। स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है। अच्छा, निम्नलिखित में से किसको आसन्न सुनामी प्रारंभिक चेतावनी माना जाता है? तो इनमें से किसको जो है वो प्रारंभिक चेतावनी माना जाता है? तो सर समुद्र तट से जल का तीव्रता से अपनयन, समुद्र तट से जल का तीव्रता से अपनयन, इसे क्या माना जाता है? इसे सुनामी की चेतावनी माना जाता है। फिर समुद्र के नीचे रिएक्टर पैमाने पर 7.5 से अधिक भूकंप आने की घटना को सुनामी कहते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इससे प्राय सशक्त तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये एकदम सही है। प्रशांत महासागरीय तट सुनामी लहरों के लिए अति सुभेद है। बिल्कुल सही बात है। सुनामी लहरों को उच्च ऊर्जा ज्वारीय तरंगें या भूकंपीय सागरीय तरंगें भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। सुनामी एक लैटिन शब्द है? नहीं सर, सुनामी एक जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन लिखा है वृष्टि प्रफोस्ट बादल फटने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, बादल फटने के संबंध में ऐसे बादल गरजने बिजली चमकने के साथ स्थानीय रूप से अचानक आई बहुत भारी मूसलाधार के रूप में परिभाषित किया गया। वेरी गुड, एकदम सही बात है भाई। ये तो दूसरा ऐसा अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र में होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पानी एक हाइट से, बादल एक हाइट से ऊपर नहीं जा पाते, आते हैं, टकराते, बरस जाते, जैसे उत्तराखंड में। यह परिणाम स्वरूप बहुत तीव्र अर्थात कुछ घंटों में 250 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक होती है। बिल्कुल सही बात है। ये केवल दिन के समय में होती है। अरे ये तो बहुत गलत बात है, ये गलत बात है। आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सही है, यानी आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आज का टॉपिक था। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये आपदा और आपदा प्रबंधन पर ये आज का क्लास था। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।